हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जेबीएम क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले दो क्लासेस में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे से ज्योग्राफी के दो लेक्चर आपको दिए गए हैं। उनमें हमने पूरी ज्योग्राफी डिफाइन की। आज आपके पास इतिहास का एक नया नजरिया पेश करते हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट इतिहास को बेहतर तरीके से लर्न कर सकता है और एक किताबी नॉलेज से हट करके, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमें कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं चीजें कि ऐसा हुआ, एक था राजा एक थी रानी, खत्म हुई कहानी। वो चीजें आप यदि देखते हैं, अच्छा, वो हमें लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहती है चीजें। वैसा ही आपका जब आप किताबों में चीजें पढ़ते हैं, उनके बारे से डिफाइन करते हैं, पता लगाते हैं, तो इतिहास आपको, यदि आप कोरिलेट कर रहे हैं, तीन चीजें इतिहास में आपको डिफाइन करनी होती है। पहले सिरमौर हिस्ट्री के बारे से बात नहीं करूंगा, बात करूंगा कि हिस्ट्री है क्या चीज और कैसे आप इस चीज को सबसे खतरनाक मानी जाती है। खासकर जितने भी आपके पास साइंस सेक्टर से स्टूडेंट रहते हैं या अदर सब्जेक्ट में रहते हैं, उनके लिए इतिहास सबसे बड़ी उलझन है। कहां? एक तो इसका टाइम, सन, कौन से सन में क्या हुआ, ये बड़ी प्रॉब्लम देती है, याद नहीं रहता है जी। दूसरा, जो पर्सनैलिटीज फेमस रहते हैं इतिहास में, उनके नाम, ये चीज भी याद नहीं रहती है। फिर तीसरी बात, यहाँ पे प्लेसेस की बड़ी बार बात आती है, स्थान, प्लेसेस की बड़ी ज्यादा बात आती है, ये भी याद नहीं रहते हैं। इन चीजों को कैसे चीजें डिफाइन करते हैं बताता हूं जरा। हिस्ट्री का मतलब है क्रॉनिकल रिकॉर्ड। क्रॉनिकल रिकॉर्ड, क्रोनोलॉजिकल, यदि आप पढ़ रहे हैं कि जैसे आपके मान के चलो 1857 की बात है, 1857 में क्या हुआ चीजें, एक तारीख को क्या हुआ, दो को क्या हुआ, तीन को क्या हुआ, फिर 1858 की बात आती है। इस तरीके से यदि आपको डिफाइन करनी आती है हिस्ट्री, तो आपकी एक क्रिएटिविटी बढ़ती है इससे, और आप दिमाग में वजन डाल रहे हैं तो बात काफी हद तक बहुत अच्छी बनती है। तो इतिहास के बारे से आपने गौर करना है। जैसे सिरमौर के बारे से हम बात करेंगे, तो सिरमौर के इतिहास का जिक्र करता हूं और फिर आपको एकदम ये चीजें सारी की सारी नजर आएगी कि किस तरीके से इतिहास को मेमोराइज किया जा सकता है। सिरमौर, सिरमौर का इतिहास, हमने लगभग सिरमौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुके हैं हम कि कहां कहां पहुंचे। पहले हमने गिरी नदी और यमुना नदी के साथ रेणुका और पोंटा साहिब को डिफाइन किया, पता लगाया कि क्या क्या चीजें हैं वहां पे, कैसा है। उसके बाद हम शिलाई की तरफ गए, शिलाई से बाया रोनाट हरिपुर धार की तरफ आए, हरिपुर धार से बाया नोरा धार, आगे जाके राजगढ़ तक, फिर राजगढ़ से उसी गिरी नदी में बहते बहते फिर पहुंचे जी आपके रेणुका में। रेणुका से आपका रास्ता चला नाहड़ की तरफ। अब नाहड़ में पहुंचते हैं तो नाहड़ में आपके सिरमौर का इतिहास बड़ा प्रसिद्ध रहता है। इतिहास मांगता है फैक्ट, फैक्ट। अब बात आपके पास यानी चीजें कि इतिहास फैक्ट होता है, एक बात और भी होती है, जनश्रुति। जनश्रुति मतलब लोगों की जो बातें कही गई है और एक फैक्ट्स। क्या इतिहास में फैक्ट्स मिलना पॉसिबल है? यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बात बता देता हूं। इंडियन हिस्ट्री में यदि आप देखते हैं, भारतीय इतिहास के बारे से पढ़ते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं कि 100 साल 200 साल का सीधा गैप पड़ जाता है इतिहास में। रीजन साफ है, क्योंकि हमारे पास दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुए। एक तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, इतिहास में हर कोई इस बात से वाकिफ है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे से, और एक तमिलनाडु में लाइब्रेरी हुआ करती है, सेंट्रल लाइब्रेरी, पुस्तकालय जिसको आप बोलते हैं, पुस्तकालय, ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी थी एक तमिलनाडु में। सबसे प्राचीन हमारे पास जो ऑथेंटिक प्रमाण मिलते हैं हमें हिस्ट्री के, वो यहां मिलते थे। बट मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पे इंडिया में आए, उन्होंने ये सारे ही प्रमाण हमारे खत्म कर दिए। श्रीमद् भगवद गीता बोले, आप रामायण बोले, चाहे आप तमिल काव्यम बोले, या आप चरक संहिता की बात करते हैं जिसमें बहुत पुरानी आपकी मेडिसिन के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई थी, उन सारी चीजें ये खत्म हो गई। जबकि जो मुस्लिम टाइम पीरियड आता है उसके बारे से हमें पूरी जानकारी मिलती है। मुस्लिम टाइम पीरियड में हमें पूरी जानकारी मिलती है। क्यों? अंग्रेजों के बारे से भी पूरी जानकारी मिलती है, बिल्कुल क्रॉनिकल फॉर्म में हमें हिस्ट्री मिलती है यहाँ पे। बट यहाँ हमें नहीं मिलती है, जिसको आप बोलते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्यों नहीं मिलता है? रीजन है कि हमारे पास जो थे हमारे ऑथेंटिक प्रमाण, वो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जला दिए गए। और यहाँ पे मुस्लिमों ने क्या किया, जितने बारी भी मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, इनके साथ कोई ना कोई इतिहासकार या कोई ना कोई ट्रेवलर जरूर आया, जिसने अपने शब्दों में यहाँ के बारे से सब कुछ चीजें, सोशली बोले, इकोनॉमिकली बोले, चाहे आप राजनीतिक तरीके से किसी तरीके से बोलते हैं, सारी कुछ चीजें अपने ग्रंथों में लिखी, और इसीलिए इनका क्रॉनिकल रिकॉर्ड हमें मिलता है। सिरमौर के बारे से भी अच्छी ही चीजें हैं, मतलब आपको फैक्चुअल चीज चाहिए। जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, यदि आपने कोई भी क्वेश्चन क्लेम करना है, तो आपको ऑथेंटिक चीजें वहां देनी पड़ेगी। जिसमें आपके पास एक तो खैर ऑथेंटिक बुक आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यकृत जगमोहन ब्लोखड़ा की किताब है, जगमोहन ब्लोखड़ा की वंडरलैंड हिमाचल, द वंडरलैंड हिमाचल, ये आपके पास बुक है, एक बड़ी प्रसिद्ध किताब मानी जाती है। ये आपके पास ऑथेंटिक किताब है। इसके अलावा बहुत कुछ चीजें हैं।
अब ऐसी ही बातें चीजें की ऑथेंटिक चीजों पे आप कैसे बेस कर सकते हैं सिरमौर इतिहास को डिफाइन करते हैं आगे जाके। अब आपको बताता हूं सिरमौर के बारे से। हमारे पास एक तो है जनश्रुति। जनश्रुति मतलब लोगों ने क्या बताया, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने क्या बताया। एक है हमारे पास प्रमाण। प्रमाण क्या क्या चीजें हैं। जनश्रुति बताता हूं आपको। सबसे पहले यहां पे एक राजा हुआ करता था मनत सिंह। मनत सिंह भी आता है, मान सिंह भी आता है, अलग अलग नाम आते हैं इसके, वैसे इतिहास में एग्जैक्ट जिक्र नहीं मिलता है। हुआ क्या था कि मनत सिंह राम का एक राजा सिरमौर में शासन किया करता था। और जब वो यहां शासन कर रहा था तो उस टाइम में एक नटी ने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल किया और उसने बताया चीजें कि भाई यदि राजा मैं इस नदी को, गिरी नदी उस टाइम बड़ी प्रसिद्ध होती थी, आज की डेट में तो खैर चलो सूख गई है ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज जो आपके पास आ रहा है इशू, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है। पर उस टाइम में फ्लो काफी होता था, वाटर वॉल्यूम काफी होता था गिरी नदी में। तो नर्टिक ने जब ये विचार रखा राजा के सामने कि यदि मैं इस नदी को आर पार कर दूं रस्सी के ऊपर तो आप मुझे पुरस्कार स्वरूप क्या देंगे। तो राजा ने उनको बोला, अब राजा जैसे होते थे थोड़े से शाही मिजाज, लेन देन की तो बात करनी ही कुछ नहीं है, पर यह है कि भाई किसी का भी घमंड चकनाचूर करना है, किसी का भी टैलेंट हावी नहीं होने देना है। उसको लगा कि ये नदी को आर पार नहीं कर पाएगी। तो राजा ने बोला चल ठीक है, यदि तेने नदी को आर पार कर दिया तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। आशा नटी ने भी फिर इस चीज को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और जब वो नदी को आर पार करने चली तो फिर परले साइड तो पहुंच गई, नदी को पार किया उसने। अब वापसी भी आने वाली थी, सारे लोग भी वहां देख रहे थे। तो राजा को क्या लगा कि यदि इसे क्रॉस कर दिया, दोबारा से वापसी आ गई, तो मुझे आधा राज्य देना पड़ेगा और वो भी एक नटी को देगा आधे राज्य। तो ये तो कहीं ना कहीं राजा के लिए बहुत उलझन वाली बात थी। सो राजा ने क्या कर दिया चीजें कि एक तरफ से रस्सी काट दी, और रस्सी काट दी तो जो नटी है वो गिरी नदी में गिर गई। और बताया जाता है कि गिरी नदी का जो नाम पड़ा है वो भी इसी बात पे पड़ा है, गिरी। गिरी मतलब नदी में गिरी, तो फिर गिरी नदी उसका नाम रख दिया गया। एक दूसरा, जब वो नदी में गिरी तो नदी में गिरते गिरते उसने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं नदी में बह रही हूं उसी प्रकार तेरी राजधानी भी पूरी की पूरी नदी में बह जाएगी। और आगे जाके वही हुआ। ये जो राजा था इसकी राजधानी हुआ करती थी सिरमौरी ताल। आज की डेट में भी आप जाएंगे वहां पे, आज की डेट में भी खंडर है ये पड़ा हुआ, तो गिरी नदी के किनारे ही पड़ता है ये सिरमौरी ताल। अगले ही रात को क्या हो गया, गिरी नदी में बाढ़ आ गई और उसी नदी में जितने भी यहाँ लोग रहते थे, जितने भी यहाँ पे एरिया था पूरा का पूरा बाढ़ में बह गया और सिरमौरी ताल बिल्कुल खत्म हो गया। एक तो है ये आपके पास जनश्रुति। यदि आप इस तरीके से चीजें क्रिएटिव कर रहे हैं, अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, दो नाम थे बस ये, और आपने लंबी चौड़ी कहानी पढ़ी, आपको कहानी सुनाई गई, आप पक्का इसको याद रख सकते हैं इजीली। दूसरी बात हमारे पास आई कि यहां पे आता है 1139 की डेट आती है। 1139 एक डेट है, इसके साथ नाम मैं जोड़ता हूं, राजा रसालू की यहां बात आती है। राजा रसालू, एक किताब हुई तारीख ए रियासत सिरमौर। तारीख ए रियासत, रियासत सिरमौर, ये किताब है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, बच्चा बच्चा वाकिफ है, रणजोर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये कौन था, इसकी भी थोड़ी सी बात बताता हूं ताकि तारीख रियासत सिरमौर के बारे से, किताब के बारे से आप बिल्कुल जान सके कि क्या चीज है। जब यहाँ पे संसार चंद नाम का एक राजा हुआ करता था कांगड़ा में, बहुत प्रसिद्ध रहा है। जब हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे से पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को डिफाइन करेंगे कि संसार चंद कौन था, क्यों इतना प्रतापी था और क्यों इतना प्रसिद्ध था इतिहास में। संसार चंद ने पूरे हिमाचल के राजाओं को अपने अधीन करने की ठान ली थी। तो कहलूर का राजा हुआ करता था महाचंद। महाचंद को यह बात खली नहीं और उसने पहाड़ी राजाओं को इकट्ठे कर दिए, एकजुट कर दिया। और उन एकजुट राजाओं ने एक संघ बनाया। उस संघ में यह बात आई कि भाई हम तो ठीक है पर संसार चंद का मुकाबला करना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, बताया कि उत्तराखंड की वादियों में एक अमर सिंह थापा नाम का व्यक्ति राज करता है। वो व्यक्ति ऐसा है जो संसार चंद को हरा सकता है। तो उन्होंने फिर इनविटेशन दिया अमर सिंह थापा को। सोचा क्या था कि आएगा, हराएगा और लूटेगा, वापसी चला जाएगा। पर यह पता नहीं था कि वो स्थायी तौर पे यहीं रहने लगेगा। अच्छा, आगमन फिर गोरखाओं का उत्तराखंड से आए, उत्तराखंड से आए हिमाचल प्रदेश, जैसे आपके पास है हिमाचल प्रदेश। यदि मैं दिखाऊं आपको चीजें, हिमाचल प्रदेश आपके पास इस कदर है, हिमाचल है, यह आपका यहाँ पे उत्तराखंड रीजन है। उत्तराखंड रीजन है, यहां से आ रहा है तो सर्वप्रथम आपका सिरमौर पड़ता है। सिरमौर से होकर आया है। 1803 की बात है, 1803 में सर्वप्रथम गोरखा कहां आए थे,
सिरमौर ही आए। जब यहां आए तो रणजोत सिंह उस टाइम छोटा हुआ करता था, ये वही रणजोत सिंह थापा है, छोटा होता था और सफर बहुत लंबा था, सफर था कांगड़ा का। तो वहां जाते जाते अमर सिंह थापा को लगा कि वहां तो लंबा सफर है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, तो 1803 में ही इसके लिए रातों रात जातक का किला बना दिया गया। आज की डेट में भी है, ये अभी भी है आपके पास, नाहन में ही पड़ता है जातक का किला। तो जातक का किला किसने बनाया था? रणजोत सिंह थापा के पिता अमर सिंह थापा की बात आती है, ज्यादातर आपके पास बुक्स में मिलता है इसलिए कि रणजोत सिंह थापा ने बनाया था। ये तो छोटा होता था उस टाइम में। फिर इसको यहाँ पे स्थायी तौर पे रखा गया। इसी जातक के किले में रह करके तारीख रियासत किताब रणजोत सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो सिरमौर की वंशावली के बारे से बताता है। अब वंशावली की बात क्या? वंशावली, वंशावली होती है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने की बात। एक पिता हुआ, दादा हुआ, बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, वंशावली। हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिले हुए या रियासतें हुई, सब रियासतों की जो वंशावली है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा दी गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम, वो चाहे आप कांगड़ा के चंद राजा बोलो, मंडी में हुए, मंडी और सुकेत में हुए सैन राजा, चंबा में बर्मन हुए, वैसे ही सिरमौर में आपके प्रकाश हुए। तो इनकी वंशावली जो मानी जाती है वो किसने दी? ये दी थी जी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये भी हमारे पास एक पुख्ता प्रमाण है इतिहास को जानने के लिए। इसलिए भी वंशावली ऑथेंटिक बेस पे दी हुई है, इसको भी हम मान्यकृत मानते हैं। ये हमारे पास बात बताते हैं, इसने बताया 1139 में राजा रसालू नाम के व्यक्ति ने तारीख रियासत सिरमौर के अकॉर्डिंग ये बात आती है कि सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। ये भी एक जनश्रुति ही माने गया। इसके बाद जो और ऑथेंटिक प्रमाण मिलता है हमें, वो मिलता है गजेटियर ऑफ सिरमौर। गजेटियर ऑफ सिरमौर 1934 में पब्लिश किया गया था। गजेटियर ऑफ सिरमौर, राजाओं क्या टाइम था इस टाइम, अंग्रेज थे यहाँ पे, तो गजेटियर ऑफ सिरमौर पब्लिश किया गया था। इसके अकॉर्डिंग भी एक कहानी है, इसने भी कहानी को ही बेस बना करके सिरमौर रियासत के बारे से व्याख्यान किया है, बताया है कि सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की। यहां भी बात आती है, जैसे ही चीजें ये वाला श्राप, जो मनस सिंह को सिरमौरी ताल खत्म हो गया, नड्डी के द्वारा श्राप दिया गया। हरिद्वार में एक राजा था, सुनते जाना आप, कॉपी किताब आपने कुछ नहीं लेना है, आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठेगा। और बात ये करता है, जेबीएम क्लासेस ये बोलता है कि दम है तो भूल के दिखाओ। नहीं भूल पाएंगे आप, क्योंकि यदि दम है भूल के दिखाओ, यदि भूल भी गए दूसरे दिन दोबारा वीडियो देख लो, आपको दोबारा मेमोराइज हो जाएगी चीजें। हरिद्वार में आया था उग्रसेन नाम का, उग्रसेन नाम का राजा था। सालभान बोलते थे इसको, सालभान द्वितीय, सालभान द्वितीय सेकंड भी बोलते हैं इसको, और उग्रसेन भी बोलते हैं। जब इसको पता चला कि जो सिरमौर की राजगद्दी है वो खाली है, तो इसने बिना कोई देरी के वहां से अपने बेटे को, बेटे का नाम था शुभंश रावल, शुभंश रावल ये नाम था बेटे का, इसको तुरंत भेजा कि जा भाई सिरमौर की गद्दी पे कब्जा कर ले। इसने भी कोई देरी ना कर करके यहां पे आया और आगे जाके शुभंश प्रकाश, शुभंश प्रकाश नाम से गद्दी पर बैठा। तभी से लेकर वंशावली, यानी कि सिरमौर के जितने भी राजा हैं उनकी वंशावली, इनके नाम के पीछे क्या, जैसे सभी कोई लगाते हैं, कोई शर्मा होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई राजपूत होता है, कोई चौहान होता है, कोई तोमर होता है, वैसा ही सिरमौर के राजाओं के नाम के पीछे लगता है सरनेम क्या लगता है, प्रकाश। और ऐसे ही प्रकाश राजा हमें आगे आगे मिलते जाएंगे। तो वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? शुभंश प्रकाश। 1195 में जाके इसकी स्थापना मानी जाती है गजेटियर ऑफ सिरमौर के अकॉर्डिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके पास एक ऑथेंटिक प्रमाण है जो सिरमौर की हिस्ट्री के बारे से हमें बताता है चीजें। आगे जाके शुभंश प्रकाश की मृत्यु होती है 3-4 साल बाद। इसका बेटा फिर माहे प्रकाश, माहे प्रकाश गद्दी पर बैठता है। कुछ खास चीजें उसके बारे से भी नहीं रहती है। शुभंश प्रकाश के बारे से थोड़ी सी चीजें और। अब सिरमौर तो, सिरमौरी ताल तो हो गया खत्म, तो राजधानी तो चाहिए पड़ेगी किसी भी राजा के लिए। तो सर्वप्रथम इसने राजबन को क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई। पहली, फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिरमौर, सिरमौर की पहली रियासत मानी जाती है राजबन। तो राजबन को बनाया था शुभंश प्रकाश ने। और राजबन के बारे से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1980 में यहां पे सीसीआई सीमेंट प्लांट भी लग चुका है, सीमेंट प्लांट। ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, चीजें रिवीजन आपका होता रहेगा आपको दोबारा। तभी मैंने बड़ा सीना तान के बोला है कि आप में दम हो तो भूल के दिखाओ, नहीं भूल सकते चीजें। क्यों? हमारे पास एक ऐसी क्रिएटिव चीज बनती है कि हम
कोरिलेट करते जाएंगे चीजों को। एक बार जो चीज पढ़ी है बार बार आपके पास पढ़ते जाएंगे। 3-4 वीडियोस में एक डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है। 3-4 वीडियोस के बाद जब आप दोबारा से उन चीजों को देखेंगे तो एक ऐसी इमेज आपके पास बन जाएगी कि आप ना तो हिस्ट्री देखेंगे, ना आप ज्योग्राफी देखेंगे, ना आप इकोनॉमिक्स देखेंगे। आप जस्ट इतना देखेंगे सिरमौर के बारे से कौन सी चीज कहां पे है। क्लियर कट बात, आपको कुछ नहीं करना है। और ऐसी क्रिएटिविटी आपके पास है, डेफिनेट सी बात है एग्जाम में आपके पास कंफ्यूजन नहीं रहता है। बहुत देखा है मैंने, लगभग मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस तो टीचिंग में नहीं है, 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बच्चों को फेस करते हुए देखा है कि जो उन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम में जाते ही वो 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन है बेटा कि आपने किताबें चीज पढ़ी है। हमारा क्या पढ़ने का तरीका है कि हम झीलों के बारे से पढ़ रहे हैं, लो जी झीलें एक साइड है, हम पढ़ेंगे एक साइड झरना, एक साइड पढ़ेंगे जी हम इतिहास, एक साइड पढ़ेंगे जी हम दर्रे। ये चीजें आप अलग अलग पढ़ रहे हैं। दर्रे हैं तो 12 डिस्ट्रिक्ट के हैं, और 12 डिस्ट्रिक्ट के दर्रे आप इकट्ठे कर रहे हैं, नहीं डिफाइन कर पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कहाँ है। क्यों? वहां पे आप बजट डालते रहेंगे, अच्छा यार कांगड़ा चंबा भी पढ़ा था, चंबा लाहौर भी पढ़ा था, वो चीजें। पर यदि आपके पास डिस्ट्रिक्ट की एक कंप्लीट इमेज बनी हुई है दिमाग में, तो आप कहीं भी चीजों को नहीं भूल सकते हैं। ये है बात, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास इतिहास की चीजें कि कहां से आपका सिरमौर का क्या क्या चीजें हमारा प्रमाण रहता है, इन्हीं दोनों को प्रमाण बना करके हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे से जिक्र करते हैं। तो आपके पास राजबन पहली राजधानी बनी। आगे जाके माहे प्रकाश का जिक्र कुछ खास नहीं है, वही मैंने बात बोली जो आपके पास नालंदा विश्वविद्यालय और बाकी लाइब्रेरी की जो पुरानी हमारे पास लाइब्रेरियां रहती है, और जहां पे हमारे पास पुराने ग्रंथ थे, उन सब ग्रंथों का हमारे पास ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड ठीक से नहीं है। इस वजह से थोड़े से जंप जैसे नजर आते हैं आपको हिस्ट्री में, क्योंकि बीच बीच में राजाओं के कोई खास कार्य नजर नहीं आते हैं। सुवंश प्रकाश के बाद एक प्रसिद्ध राजा आपको और मिलता है, नाम है उदित प्रकाश। सेम बात वही वापसी आ जाती है कि यहीं सिरमौरी ताल के रिगार्डिंग जब नरटी ने श्राप दिया था, नरटी ने श्राप दिया था कि भाई जिस प्रकार मैं नदी में बह रही हूं तू भी ऐसे ही बहता जाएगा, तेरी राजधानी भी खत्म हो जाएगी, लोग भी खत्म हो जाएंगे, तू कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा और ना ही तेरी राजधानी कभी स्टेबल हो पाएगी। वही चीज हुआ, सुवंश प्रकाश ने राजधानी बनाई राजबन। एंड टाइम पे बिल्कुल उदित प्रकाश आगे जाके राजा हुआ और राजधानी राजबन से कहां ले गया? कलसी ले गया। राजधानी फिर परिवर्तित, उत्तराखंड। कलसी आज की डेट में उत्तराखंड में जगह पड़ती है जहां पे टोंक नदी गंगा नदी यमुना नदी में मिलती है। देखो आप ज्योग्राफी आपके पास क्लियर कर ले, बात होती रहेगी, मिलन होता है इनका। टोंस नदी कहां है? यमुना नदी में मिलती है, कलसी में। अभी भी प्रसिद्ध है ये कलसी। और यहाँ पे आपके पास पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे कोर्ट भी था, जिला जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यहाँ हुआ करता था कलसी में। उदय प्रकाश ने राजबन की जगह कलसी को राजधानी बनाया। आगे जाके प्रसिद्ध राजाओं के बारे से आपके पास जिक्र कोई खास नहीं मिलता है, और भी राजा हुए। नाम आता है वीर प्रकाश। वीर प्रकाश राजा के बारे से भी 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। सेम वही बातें चल रही है, नाटी का श्राप अभी तक सिरमौर में खत्म नहीं हुआ है। यदि राजधानी परिवर्तित हो रही है तो आप उसको भी देखते जाओ कि क्यों परिवर्तित हो रही है, और आगे आगे आप बढ़ते जाओ। नाम हुआ वीर प्रकाश, इस राजा के बारे से आपने गौर करना है। वीर प्रकाश राजा हुआ, ये कलसी से फिर राजधानी ले गया। कलसी से ले गया हाटकोटी। हाटकोटी, हाटकोटी वर्तमान समय में आपका जुबल में पड़ता है। जुबल जिसके बारे से हम गिरी नदी में ऑलरेडी, गिरी के बारे से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जुबल, खड़ा पत्थर, कुप्पर चोटी, गढ़ कुप्पर, ये आपको पहले ही बता दिया चीजें। हाटकोटी में आपके पास दुर्गा मंदिर की स्थापना की इसने, वीर प्रकाश ने। दुर्गा मंदिर क्यों फेमस है? इनको हाटेश्वरी देवी भी बोलते हैं। हाटकोटी गांव ने देवी दुर्गा माई, ये है हारोल भी है, प्रसिद्ध है, और सिरमौर अपने हारोलों के लिए बहुत विख्यात है और उसमें यही गाथाएं गाई जाती है। तो दुर्गा मंदिर हाटकोटी के लिए ये बनाई गई है पिरामिड स्टाइल में। पिरामिड स्टाइल, पिरामिड स्टाइल को बोलते हैं स्तूपाकार शैली। स्तूपाकार शैली, स्तूप जैसे स्तूप हुआ करते थे, स्तूप में आपके पास ही रहता है एक प्लेन रूफ रहता है ऐसे, और ऐसे इस टाइप से स्तूप बनाए जाते हैं, इस तरह से ऊपर यूं बनाए जाते हैं, इस टाइप से बनाए गए। पर ये जो हाटकोटी के मंदिर है दुर्गा माता के लिए प्रसिद्ध है, पिरामिड स्टाइल में है, स्तूपाकार इसको हिंदी में बोलते हैं। ये आपको मिलेंगे पब्बर नदी के किनारे। पब्बर नदी के किनारे जब इन्होंने दुर्गा माता का मंदिर बसाया, यहाँ पे कुलदेवी बनाई अपनी, वहीं पे इन्होंने हाटकोटी को राजधानी भी बनाया। कहां की? सिरमौर की। तो ये हुआ आपके पास वीर प्रकाश के बारे से हल्की सी बात। धीरे धीरे आपके पास क्रॉनिकल फॉर्म में एकदम पता चल रहा है चीजें कहां कहां गए। आर्ट एंड कल्चर भी बन रहा है, ज्योग्राफी भी बन रही है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। पब्बर नदी का मैंने जिक्र किया, हाटकोटी मंदिर कहां पड़ते हैं,
हाट कोटी पब्बर नदी के किनारे। पब्बर नदी का जिक्र दोबारा करूंगा मैं आपके पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में। जब हम शिमला में पहुंचेंगे तो आपको दोबारा बात करूंगा पब्बर नदी के बारे से, और यहां भी आपके लिए दोबारा ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि उस टाइम आपके पास कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर भी जरूर देना है। अभी तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। शिमला डिस्ट्रिक्ट जैसे ही पड़ेगा वहां आपके लिए सवाल पक्का है, मतलब पहले ही आप तैयार हो जाओ। अच्छा, अगली बात फिर आएगी आपके पास वीर प्रकाश के बाद फिर से चले जा रहे हैं यहाँ पे राजधानियां स्थानांतरित होती जा रही है। क्यों? नरडी का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आगे जाके प्रसिद्ध एक व्यक्ति आता है सिरमौर इतिहास में, नाम आता है दीप प्रकाश। दीप प्रकाश 1573। ये मैंने आपको बता दिया कि हम लंबी लंबी छलांगे क्यों मारे इतिहास में, क्योंकि हमारे पास क्रॉनिकल रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का, चाहे आप कोई सी भी किताब देख लो। 1573 में इस राजा ने त्रिलोकपुर में क्या बनाया? बालासुंदरी का मंदिर ये बनाया जी दीप प्रकाश ने 1573 में। बालासुंदरी मंदिर के बाहर वही चीज होती है, मैं ये मानता हूं चीजें कि किताब से बेहतर है कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं, त्रिलोकपुर मंदिर में मैक्सिमम स्टूडेंट जाते रहते हैं, मैक्सिमम लोग जाते रहते हैं, और वहां पे आप यदि देखो, कहीं भी आप जाओ, किसी भी मंदिर के बाहर कहीं भी जाओ, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बाहर पक्का इतिहास लिखा हुआ होता है। मेरी सबसे बढ़िया जो खासियत रही है वो ये कि जहां भी जाता हूं वहां बाकी चीजें बाद में, पहले जरा गेट में ये तो देख लो कि है क्या चीज। पूरा लिखा गया है दीप प्रकाश ने स्थापना की 1573 में, और बालासुंदरी को 84 घंटियों की देवी कहा जाता है। 84 घंटियों की देवी वहां है अंदर लगी हुई, और सब कोई बजाता भी है उसे, 3 बारी खींचते हैं उसको घंटियों को, और वो 84 घंटियां हैं। बताया जाता है कि 84 योनियों से मुक्ति के संदर्भ में यदि आपने घंटी बजा दी तो बालासुंदरी मनोकामना पूर्ण करती है। ये चीजें भी वहां बताई गई। तो बालासुंदरी मंदिर को 84 घंटियों की देवी, और एक इसके साथ थोड़ी सी बात और बता देता हूं, 84 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है एक। अब बिल्कुल एक जैसा ही वर्ड है तो एकदम कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। 84 घंटियों की देवी यानी कि बालासुंदरी मंदिर, 84 मंदिरों की भूमि यानी कि भरमौर। ये आपको चंबा में फिर से पढ़ाऊंगा मैं चाहिए। भरमौर, यहाँ पे चरपटनाथ की एक कहानी है, उसके बारे से भी जिक्र करेंगे। थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऐसी भी रहती है जो यदि मैंने हल्का सा बता दिया तो जरूर आप इस चीज पे गौर करेंगे, और चंबा में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप जरूर पढ़ लेंगे इस चीज को। 84 घंटियां और 84 मंदिर, ये भी आपके पास चीजें क्लियर हुई। हल्की हल्की सी बातें हैं, ज्यादा प्रसिद्ध राजा नहीं रहे यहाँ पे। जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रसिद्ध राजा मिलेगा वो मिलेगा शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश के बारे से बड़ा जिक्र आता है, नाम आता है आपके पास, गौर करने लायक। अब हम पहुंचते हैं एग्जैक्ट आपके नाहन पे। मंदाता बुद्ध प्रकाश जिक्र मिलेगा आपको, बहुत प्रसिद्ध राजा आता है बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश के बारे से भी एक थोड़ी सी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम बुद्ध प्रकाश सिरमौर का राजा था, उसी टाइम औरंगजेब दिल्ली का बादशाह हुआ करता था। इसकी पत्नी का नाम था जहार। अच्छा, पहले के जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो अब मदिरा पान इनका प्रसिद्ध है काम। मदिरा पान तो करते ही करते हैं, महाराजा है तो भाई साहब मदिरा पान तो बनता है। तो मदिरा पान को शीतल करने के लिए बुद्ध प्रकाश नाहन से ही क्या करते थे, जो आपके घास के पत्ते होते हैं या जो घास फूस वगैरह होती है, उनमें क्या करते हैं, उनको इकट्ठा किया, उनके अंदर जो बर्फ है उसको लपेट करके दिल्ली में जहां आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजा करते थे। मैथ टेस्टदार में ऑलरेडी सवाल आ चुका है, मैं नहीं बता रहा हूं ये चीज, तो ध्यान रखना आपने ये चीजें भी कि कौन सा राजा था। सवाल आपके लिए बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश का या सिरमौर जिले का कौन सा, सिरमौर रियासत का ऐसा राजा था जो सिरमौर से बर्फ पैकिंग करके दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की बेगम जहां आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था। तो नाम है बुद्ध प्रकाश। इसके बाद जिक्र आपके पास आता है और भी राजा प्रसिद्ध हुए, नाम आता है आपके पास मैदिनी प्रकाश। मैदिनी प्रकाश, इसके बारे से भी जिक्र थोड़ा बहुत ही है। कितना थोड़ा बहुत? इसके टाइम में गुरु गोविंद सिंह नाहन आए थे इसके काल में। गुरु गोविंद सिंह मैदिनी प्रकाश के टाइम में एग्जैक्ट जो गुरु गोविंद सिंह के बारे से हमने बात की थी, पांवटा का गुरुद्वारा इन्होंने बनाया था। पांवटा साहिब में जो गुरुद्वारा है वो इन्होंने बनाया था, यमुना नदी के
किनारे, उसके बारे से हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि ये 10वें गुरु हुए, और 10वें गुरु ने क्या लिखा, 11वां काम लिखा, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ की साहिब की रचना कहां हुई है, इसी पौंटा गुरुद्वारा में हुई है। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, अब दोबारा से आपके पास रिवीजन भी से मिल जाती है। और यहीं पे एक बात और भी पढ़ी थी हमने, 1685 में भंगाणी साहब की लड़ाई, भंगाणी साहब की लड़ाई, उस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह का साथ मेदिनी प्रकाश ने काफी अच्छे से दिया था। फिर इन्होंने बाद में जाके इनको इनवाइट करने की बात भी कही थी, इनवाइट भी किया था। भंगाणी साहब की लड़ाई हमने बताई थी, कहलूर का राजा कौन था, भीमचंद वर्सेस गुरु गोविंद सिंह, ये लड़ाई हुई थी जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजेता हुए, और भंगाणी साहब की लड़ाई इसलिए जानी जाती है। ये भी आपके पास इतिहास में गौर करने वाली चीज है, सारा क्रॉनिकल फॉर्म में आ रहा है। आप क्रिएटिव स्टाइल से चीजों को, इतना ही नहीं, हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चा सोचने की कि हम जस्ट मेदिनी प्रकाश सर, गुरु गोविंद सिंह का है, हो गया खत्म काम। गुरु गोविंद सिंह के बारे से आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, पर आप फिर से उसको देखते नहीं है, तो दोबारा देखो और एक बार आपका फिर से, क्योंकि स्टडी का एक सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो है रिवाइज 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 एंड रिवाइज। जितने बार आप रिविजन करोगे उतना ही आपके दिमाग में बेहतर तरीके से चीज बढ़ेगी। जितने बार आप कोई सेंटेंस बार बार पढ़ेंगे उतने बारी आपके पास उसमें से क्वेश्चन निकलते जाएंगे चीजें। तो इस तरह से आप पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपके पास हिमाचल इतिहास में सिरमौर इतिहास